नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर श्रम विभाग कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग में बड़ा नीम का पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे आवाजाही बाधित रही। पेड़ गिरने पर गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जिला प्रशासन ने कार्यवाही कर रास्ता सुचारू करवाया। अजमेर श्रम विभाग कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग में बड़ा नीम का पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित रही। पेड़ गिरने पर गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राहगीरों तथा कर्मचारियों ने जानकारी दी और बताया कि सुबह 9 बजे पेड़ सड़क पर गिरा था और पेड़ के नीचे विद्युत तार दबे पड़े थे, जिनमें से बिजली का प्रवाह चालू था। इस पर संबंधित विभाग को सूचना दी गई। संबंधित विभाग मौके पर पहुंचा और विद्युत प्रवाह बंद किया। उसके 1-1.5 घंटे बाद पेड़ काटने की कार्यवाही निगम द्वारा शुरू की गई। बताया कि विश्राम गृह की दीवार सड़क से सटी हुई है। उसके पास और भी कई पुराने पेड़ लगे हुए हैं, जिनके गिरने की संभावनाएं लगातार बारिश में बनी हुई है। वहीं राहगीरों व कर्मचारियों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की बात कही। सुबह 9 बजे ऑफिस में आए थे तो यहाँ ये पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया हमें, और यहाँ लाइट भी चालू थी। पास में जाके देखा तो विद्युत तार भी इसके नीचे, पेड़ के नीचे थे। 3-4 बार डिस्कॉम को फ़ोन किया, किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। और बाद में यहाँ के किसी ये नगर निगम के जो कर्मचारी थे उन्हें बात बताया ये बात। उन्होंने आकर के ये लाइट बंद करवाई और करीब 1-1.5 घंटे बाद ये पेड़ काटने की कार्यवाही शुरू हुई है। कितने बजे पेड़ गिरा होगा? कौन सा काय का पेड़ है ये? सुबह 9 बजे आए थे हम, जब पेड़ गिरा हुआ था यहाँ। काय का पेड़ था? ये नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, और ये इसके अंदर सैनिक विश्राम गृह के अंदर लगा हुआ। इधर और भी आप देखिए ये 2 पेड़ जो कभी भी गिर सकते हैं, ये गिरने के कगार पे है। आगे भी कोई ऑफिस भी है इधर? आगे एडीआर का ऑफिस है। तो अभी कोई रुके में पीछे, अभी कोई कर्मचारी जा नहीं पा रहे अंदर? कर्मचारी नहीं जा पा रहे हैं। लाइट वाइट अभी दुरुस्त है पूरी तरह से? लाइट बंद कर दी गई है अभी। टाटा पावर की टीम और नगर निगम की टीम आ चुकी है। सारे अधिकारी आ गए, टाटा नगर निगम के आ गए, टाटा के आ गए। और कोई जनहानि तो नहीं? और जनहानि नहीं। पुष्कर की ग्राम पंचायत कानस में अल सुबह हुई भारी बारिश से स्थिति काफी नाजुक नजर आई। क्षेत्र के आसपास घरों में पानी चला गया। लोग अपने मकान में फंसे हुए थे, जिसको देखते हुए अजमेर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामवासियों समेत पशुओं को बाहर निकाला। पुष्कर के ग्राम पंचायत कानस में अल सुबह हुई भारी बारिश से स्थिति काफी नाजुक नजर आई। क्षेत्र के आसपास के घरों में पानी भर चुका था। लोग अपने मकानों में फंसे हुए थे, जिसको देखते हुए अजमेर सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामवासियों समेत पशुओं को बाहर निकाला। सिविल डिफेंस टीम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कानस गांव में स्थिति काफी खराब है, जिसके चलते टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। साथ ही गांव के जानवरों को भी सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अजमेर सिविल डिफेंस टीम लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है। वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि मकानों में 6 से 7 फीट पानी भर चुका है। स्थितियों का मुख्य कारण हाईवे को ठहराया और कहा कि हाईवे ऊंचाई पर बनाया गया है और जल निकासी के लिए कोई नाला भी नहीं बना, जिससे आज ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। प्रशासन से हाईवे के आसपास नाले बनाने की व्यवस्थाएं किए जाने की ग्रामवासियों ने मांग की है। आज अजमेर कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर कानस गांव है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं पानी के अंदर, घरों के अंदर फंसे हुए, और इनके जो जानवर है, गाय और ये सब, ये भी काफ़ी सारे फंसे हुए हैं और यहाँ की स्थिति है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके लिए हम लोगों की टीम को, अजमेर की सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पे आई है मौके पर, यहाँ पे देखा है सब चीज़, और यहाँ पे 2-4 जनों को तो अभी निकाल लिया है। अभी आगे और सरपंच साहब बता रहे हैं कि आगे और गाँव के अंदर लोग बहुत फंसे हुए हैं, गाँव के घरों के अंदर जो अभी निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए टीम आगे की तरफ जा रही है। और बाकी अभी जो मौजूदा हालत को देखते हुए जगह जगह पानी भरा हुआ है, उसके कारण पूरी सिविल डिफेंस टीम आज पूरी अजमेर में फैली हुई है और उन लोगों को सबको बचाने में, रेस्क्यू करने में सफल हो रही है। अच्छी बारिश हुई, उसके बाद जो स्थिति है कि ग्राम कानस में आप देख रहे हैं पीछे ये मकानों में पानी भर गया, करीबन 5-5, 6-6 फीट पानी भरा हुआ है। जानवर भी डूब रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उस जानवरों को निकाल कर बचाया, फिर रेस्क्यू टीम भी आई। ये सब स्थिति जो है, इसका मुख्य कारण है ये हाईवे। इस हाईवे वालों ने अपने रोड को तो ऊंचा कर दिया, परंतु इस पानी की निकासी के लिए पास में कोई नाला बनाना चाहिए था, वो व्यवस्था नहीं की। जबकि हम जब हाईवे बन रहा था, जब हम सब ने, ग्रामीणों ने और यहाँ के सारे स्थानीय लोगों ने कहा था, और मैंने खुद ने ये कहा था कि इस पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की जाए, परंतु आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। इसी कारण इन लोगों को जो है आज इनके घरों में पानी भर गया, 5-5, 6-6 फीट पानी भरा हुआ है और इनको रेस्क्यू करने की नौबत आ रही है। तो इसमें जो है मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि तुरंत प्रभाव से इस हाईवे के दोनों तरफ जहाँ जहाँ पानी भरता है, पानी की निकासी का नाला बनाकर
और जो है ताकि भविष्य में पानी नहीं मरे और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, ये व्यवस्था की जाए। अन्यथा इसकी जिम्मेदारी हाईवे और प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी। और आने वाले समय में यदि यही स्थिति अजमेर के कोटड़ा स्थित सबसे पुरानी सोसाइटी मंगलम की दीवार अल सुबह हुई भारी बारिश में ढह गई। दीवार के एक साइड पार्क किए गए वाहन दीवार के मलबे के नीचे दब गए, जहां कार, टेम्पो समेत दोपहिया वाहन दीवार के नीचे दब गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर के कोटड़ा स्थित सबसे पुरानी सोसाइटी मंगलम की दीवार अल सुबह हुई भारी बारिश से ढह गई। दीवार के एक साइड पार्क किए गए वाहन दीवार के मलबे के नीचे दबे, जहां 2 कार, टेम्पो समेत 2 पहिया वाहन दीवार के नीचे दबे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अल सुबह भारी बारिश से दीवार के एक ओर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, जिससे दीवार ढही। दीवार के ढहने से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वाहनों को काफी नुकसान होना बताया गया। कहा कि कार के बोनेट समेत कांच पूरी तरह टूट चुके हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। साहब सुबह जो बारिश आई थी उसके अंदर बहुत तेजी से बारिश आई, बरसात आने से पीछे पानी भरा, पानी भरने से एकदम दीवार टूटी। दीवार टूटने से 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, वो सब क्षतिग्रस्त हो गई और पानी का बहाव बहुत तेज था। कांच वाच टूट गए, पूरा बोनट बैठ गया। 3-4 गाड़ियाँ थी। अच्छा। 2 गाड़ियों का तो नुकसान हो गया। एक मोटरसाइकिल है, एक वो टेम्पो है। ये है साहब, देख लो होगी। अजमेर में सुबह हुई भारी बारिश के बाद अजमेर जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अजमेर कलेक्टर लोकबंधु, नगर निगम आयुक्त देशलदान समेत जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस जवान मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने फील्ड में उतरकर पुष्कर, बांडी नदी, आना सागर स्केप चैनल समेत विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। अजमेर में सुबह हुई भारी बारिश के बाद अजमेर जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अजमेर कलेक्टर लोकबंधु, नगर निगम आयुक्त देशलदान समेत जिले के कई प्रशासनिक व पुलिस जवान मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने फील्ड में उतरकर पुष्करबाड़ी नदी, आना सागर एस्केप चैनल समेत विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। वहीं क्षेत्र में हुए भारी बारिश की स्थिति की जानकारी देते हुए अजमेर कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि शहर में हालात बिल्कुल काबू में हैं, कहीं भी हालात बेकाबू नहीं। सुबह 4 बजे से टीम फील्ड में है। कमिश्नर समेत जिले के कई प्रशासनिक व पुलिस जवान द्वारा शहर की विभिन्न स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा कि रेजिडेंशियल एरिया में कहीं पर भी जलभराव जैसी स्थितियां नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में 125 mm से अधिक बारिश हुई है, जिसकी वजह से लगातार पानी का बहाव बना हुआ है। आना सागर का पानी भी 12 फीट से क्रॉस कर चुका है। शहर की स्थिति को देखते हुए एहतियातन जो कदम उठाने हैं वह सभी उठाए जा रहे हैं। शहर की निचली बस्तियों में मड पंप लगाकर स्थितियां काबू में की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि आवागमन पूरी तरह सुचारू है। शहर में हालात बिल्कुल काबू में है, कहीं भी हालात जो है बेकाबू नहीं है। और 100 mm से अधिक बारिश हुई थी। मॉर्निंग 4 बजे से हमारी टीम फील्ड में है। स्वयं कमिश्नर भी मॉर्निंग से फील्ड में, मैं भी सुबह 9 बजे से देख रहा हूँ। पुष्कर भी मैंने देखा, यहाँ भी देखा। अभी रेजिडेंशियल एरियाज़ में कहीं भी पानी नहीं, पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि पीछे पहाड़ों में काफ़ी बारिश हुई है। लगभग 125 mm से ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से लगातार इनफ्लो आ रहा है। और अभी आना सागर का लेवल भी 12 फीट से क्रॉस कर गया है। तो उसको देखते हुए एहतियातन जो भी कदम उठाए जा रहे हैं। ये कुछ कॉलोनी जो लो लाइंग एरियाज़ में हैं, उनमें हमने मड पंप लगाकर लगातार पानी की निकासी कर रहे हैं। और पिछले 1-1.5 घंटे में काफ़ी पानी वहाँ से निकला है। आगे भी लगातार प्रयास है। निश्चित तौर पे आवागमन आप देख पा रहे हैं पूरी तरह। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्डों तक पानी चला गया। भारी बारिश से वार्ड की छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अस्पताल में पानी भरे जाने की समस्या को देखते हुए जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया, हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने वार्डों का निरीक्षण किया। अजमेर शहर में सुबह हुई तेज बारिश ने शहर के हालात बेहद खराब कर दिए। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्डों तक बारिश का पानी चला गया। भारी बारिश से वार्ड की छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अस्पताल में बारिश की वजह से बनी भयावह स्थितियों के चलते मरीजों, परिजनों समेत नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टर्स को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में पानी भरे जाने की समस्या को देखते हुए जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया, हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने वार्डों का निरीक्षण किया। वहीं जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया ने बताया कि अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क पर बने नाले बारिश की वजह से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम अव्यवस्थित हो जाता है। इसी वजह से अस्पताल में जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अस्पताल में सफाई कर्मचारी लगातार कार्य कर पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्थाएं बनी रहे। वहीं वार्ड की छत से गिरे प्लास्टर की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी विभाग को इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है। अस्पताल के सफाई कर्मचारी पानी निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पानी की वाटर लॉगिंग बाहर जो मेन रोड के बड़े नाले हैं, बारिश से बंद होने से हमारे जो ड्रेनेज हैं उसके जाम हो जाते हैं, उसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है। लेकिन हमारे सारी सफाई की टीमें लगी हुई है, सारी सुचारू रूप से व्यवस्थित हो रही है। सर, एक जगह कोई छत भी गिरी है कोई वार्ड के अंदर, आप मौके पे गए थे? लास्ट जगह थोड़ा गिरा हुआ है एक जगह, जहाँ पर कि हमने अभी देखा है। उसको अभी पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर को एक्सीडेंट को बोल दिया गया है और जाके उसको देख के दुरुस्त करेंगे। किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं है कोई? नहीं, कोई जनहानि सर। एक यातायात है, कोई ज़्यादा वाटर लॉगिंग मेडिकल यूनिट में पानी भरा हुआ है, सर स्टाफ बाहर खड़ा है, वो अभी क्लियर कर रहा है। सफाई की पूरी टीम लगी हुई है, पानी निकालने जा रही है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में सड़क पर संदिग्ध अवस्था में शव मिला, जिस पर अजमेर पुलिस द्वारा कार्यवाही करने पर मामले का मीट शॉप मामले से ताल्लुक रखना बताया गया। शव को जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसकी पहचान गुलाम के नाम से हुई। वहीं एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर व रामगंज थाना पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में सड़क पर संदिग्ध अवस्था में शव मिला, जिस पर अजमेर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर मामला मीट शॉप मामले से ताल्लुकात रखना बताया गया। शव को जेएलएन हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर व रामगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजन रोते बिलखते दिखे। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि रामगंज थाने में करीब 6 से 6:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि सड़क पर संदिग्ध अवस्था में बॉडी है, जिस पर बॉडी को जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। प्रारंभिक जांचों में बॉडी की कोई पहचान नहीं हो पाई, परंतु कुछ समय बाद बॉडी की पहचान गुलाम उर्फ गुलाबू से हुई। बताया कि मृतक के परिवारजनों ने रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें हत्या की आशंका बताई जा रही है, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी सिटी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मीट शॉप मामले में मृतक आरोपी पक्ष का ही बताया जा रहा है। मृतक परिवार वालों के साथ न रहकर क्लॉक टावर थाने में निवास कर रहा था। एफआईआर में गुलाम नामजद है। बताया कि जानकारी मिली है कि मृतक नशे का आदी था और नर्सिंग होम में भर्ती था। घटना से पूर्व मृतक वहीं से निकला था। आगे का पूरा मामला पुलिस द्वारा सुलझाया जा रहा है। वहीं मृतक पक्ष के एडवोकेट ने भी मामले में अपने पक्ष रखे। सुबह 6:30 बजे रामगंज थाने पे सूचना मिली कि जेएलएन हॉस्पिटल में मोर्चरी में एक व्यक्ति है जो नग्न अवस्था में, उसका बॉडी मिली थी। अर्लियर रात को एक व्यक्ति, जैसा कि बताया गया है कि नग्न अवस्था में रामगंज रोड की तरफ था और किसी वाहन द्वारा हिट हो जाने की आशंका बताई थी। अभी परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है। उस व्यक्ति की अर्लियर पहचान नहीं हो पाई थी, अब उसकी पहचान हुई, जिसमें उस व्यक्ति का नाम गुलाम उर्फ लापू है और उस व्यक्ति की पहचान होने के बाद परिवारजनों की तरफ से रिपोर्ट दी जा रही, जिसमें उसकी हत्या की आशंका उनके द्वारा जताई जा रही है। इस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जो ये घटना थी पूरी के उसी दिन की थी जब डबल मर्डर में इसका क्या रोल है?
जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, उस घटना के तहत जो आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष के परिवार का ही ये व्यक्ति बताया जा रहा है और आरोपी पक्ष के परिवार के साथ नहीं रहकर ये बाहर क्लॉक टावर थाना एरिया में अलग से निवास कर रहा था और दरगाह क्षेत्र में नहीं ये निवास नहीं कर रहा था। हालांकि दरगाह क्षेत्र में और इधर रामगंज क्षेत्र में पर्याप्त गार्ड लगाई गई। इसके बारे में जांच की जा रही, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष आरोपियों के घरों पे दबिश दी जा रही है। हाँ, एफआईआर में ये व्यक्ति नामजद है और बताया जा रहा है कि ये नशा करता था और कहीं नर्सिंग होम में भर्ती था और वहीं से ये निकला है और उसके आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है और उसमें एफआईआर दर्ज करके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। इसकी बॉडी रामगंज थाना क्षेत्र में रोड पर मिली। गुलाम नसरुद्दीन पाकू जो पाकीजा वाली 15 तारीख को जो घटना हुई थी शाम के समय, उस घटना के समय 2 जनों की मृत्यु हो गई थी और उसी रंजिशवश ये रंजिश चली आ रही है। तो सामने वाले जो पक्षकार हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 15 तारीख को, उन्हीं परिवार के सदस्य थे गुलाम उर्फ नाकू। वो 15 तारीख को शाम को ऑटो रिक्शा में अपने घर चंद्रवरदाय नगर की ओर जा रहे थे और जब वो घर से निकले और चंद्रवरदाय नगर पहुँचे तो वहाँ जाकर एक्सीडेंट करके उनकी हत्या कर दी गई और यह हत्या पूर्णतः रंजिशवश की गई, उसी परिवार के द्वारा की गई है जिनके साथ ये घटनाक्रम 15 तारीख वाला हुआ था। उस बात की रिपोर्ट जो गुलाम है उनकी बहन है जो आई हुई है बाहर से, उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है और मोर्चरी में उनका शव यहाँ रखा हुआ है। उनके परिवार के सारे सदस्य यहाँ हैं। तो ये मुकदमा दर्ज करने के लिए 302 में जब तो BNS हो गई है उसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी गई। 2 दिन पहले ही डेथ हो गई थी, पुलिस ने जानकारी मिली क्योंकि वो शव गृह में लाके बॉडी रखी थी, तब तक कोई पहचान नहीं हो पा रही थी कि किसका शव है, इसलिए बॉडी लाके यहाँ रखी गई थी। जब शव की पहचान की गई तब पता पड़ा कि ये पीड़ित परिवार के शव है और गुलाम जो है उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसका शव है। परिवार के लोगों को पुलिस वालों ने जानकारी दी, तभी यहाँ मोर्चरी जेलन में आए और उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। घटना उसी दिन हो गई थी, घटना दे देनी चाहिए थी, लगता है आपको कि पुलिस की लापरवाही रही? नहीं, पुलिस की तो लापरवाही इसमें नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस वालों को जैसी ही जानकारी मिली, क्योंकि जब तक अज्ञात शव था तब तक पुलिस को भी पता नहीं था कि किसका शव है। जब जानकारी मिली तो तुरंत परिवार वालों को इसकी सूचना दी और जब शव प्राथमिक रूप से देखने से पता पड़ता है कि उनके कहीं ना कहीं हत्या की गई है, उनके शव पे कपड़े नहीं थे और चंद्रवरदाय नगर की तरफ ही उनकी बॉडी पाई गई, तो पूरी तरह से शक जाता है कि उस परिवार के द्वारा इनकी हत्या की गई। बिल्कुल नामजद रिपोर्ट दी है, इस्माइल है, इकबाल है और भी जो भी उनके परिवार है, उनके पक्षकार है, मददगार है। बिल्कुल शंका है क्योंकि जिस तरह की रंजिश हुई है, उस परिवार के 2 व्यक्ति मरे हैं, इस परिवार का 1 व्यक्ति मरा है और इस तरह का कोई घटनाक्रम भविष्य नहीं हो, तो ये तो प्रशासन को देखना है, पुलिस प्रशासन को देखना है कि कितने सजग रहकर इस समस्या। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।